आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करूं और मुख्य विषय पर आऊं, बड़ी खबर पर आऊं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक और विशेष उपलब्धि की खबर आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और यह खबर इस प्रकार से है कि आज गर्व का विषय है, क्योंकि आज हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीनेशन की डोजेज लग चुकी हैं। यानी ये आंकड़ा अपने आप एक बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला देश है। और ऐसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश में 16 जनवरी से जो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जिस अभियान की शुरुआत हुई थी, फिर उसमें बहुत सारे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रोलर कोस्टर राइड की तरह वो रहा। कभी इसमें गति आती थी, कभी इसकी गति थम जाती थी, कभी राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिलती थी तो कभी केंद्र सरकार एक दिन आकर उसे पूरा ही टेक ओवर कर लेती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन मिलती थी तो सरकारी में नहीं मिलती थी। मारामारी हमने देखी, भीड़ भाड़ देखी, सब कुछ देखा। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारत ने टीके की रफ्तार को बनाकर रखा और निरंतरता के साथ एक प्रकार से रोजाना की बुनियाद पर कीर्तिमान स्थापित करता रहा। और एक नया कीर्तिमान यही रचा है कि भारत ने 100 करोड़ डोजेस लगा ली हैं, यानी इतनी खुराक लग चुकी है। यहां पर एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमें अभी बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। करीब आप मान के चलिए कि 180 करोड़ या 190 करोड़ जब डोजेस इस देश में लग जाएंगी कुल मिलाकर, क्योंकि अभी आप ये मानकर चलिए कि 100 करोड़ का अगर हमने आंकड़ा छुआ है तो अभी भी करीब आधा आंकड़ा और बचा हुआ है। तो फिर आधा सफर तय करने में आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप सभी पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके आप स्वयं को टीका लगवा लीजिए, दोनों डोजेस ले लीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों को आप जानते हैं अपने परिचय में, अगर उन्होंने नहीं लगवाई है तो आप उनको जाकर जागरूक करें और उनको भी मोटिवेट करें और उनको बताएं कि दरअसल टीका ही इस महामारी से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस बड़ी खबर की तरफ, जो कि मुख्य विषय है। और यह विषय जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं, बारिश से जुड़ा हुआ। और बारिश के साथ साथ मैं कुछ और मुद्दों पर भी बात करना चाहूंगा जिन पर शायद उतनी प्रमुखता के साथ, उतनी मुखरता के साथ बातचीत नहीं होती है। हर कोई इस पूरे विषय को शायद टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है या फिर तभी इस पर रिएक्ट करता है जिनकी रिएक्ट करने की जिम्मेदारी होती है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो वैश्विक स्तर पर होती हैं, वो तभी इस प्रतिक्रिया को देते हैं एक प्रकार से जब ये भयानक क्रिया हो जाती है। जी हां, बिल्कुल आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, जिसमें उत्तर में अगर मैं बात करूं, प्रमुख तौर पर, विशेष तौर पर उत्तराखंड में, और साथ ही साथ अगर दक्षिण की बात करूं तो वहां पर केरल में, जिस प्रकार से आपने देखा कि इस सप्ताह की शुरुआत के 2 दिनों में और पिछले सप्ताह के जो अंतिम कुछ दिन थे, जिनको आप वीकेंड्स कह सकते हैं, वहां पर पहले केरल में, केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में, और फिर उसके बाद जो रविवार, सोमवार, मंगलवार के जो दिन थे उसमें उत्तराखंड में भारी वर्षा हुई। और ये अतिवृष्टि जो हुई और इसके साथ साथ जो भूस्खलन हुआ, उसके कारण दरअसल दोनों ही राज्यों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी क्षति जो पहुंची वो पहुंची जान की। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मलबे के भीतर, मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर केरल की बात करूं तो केरल में भी 39 लोगों की, यानी 39 लोगों की मौत हो चुकी है कम से कम। यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों ही जगह जो बचाव और कार्य का अभियान चल रहा है वो अभी भी पुरजोर तरीके से चल रहा है। क्योंकि अब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, क्योंकि मैं यहीं पर रहता हूं उत्तराखंड में ही, तो वहां पर धूप खिली हुई है। और कई इलाकों में जहां पर आपने खबरों में देखा होगा, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि किस प्रकार से कुदरत अपना कहर बरपा रही थी, वहां पर अब मौसम खुला है। ऐसे में जो कि मौसम खुल गया है तो वहां पर दरअसल जो राहत और कार्य का काम है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, तमाम ये सब डिप्लॉयड है वहां पर सभी की तैनाती है। वो सभी जवान जो हमारे हैं, प्लस पीएसी के जवान भी, वो सभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और बड़ी ही हिम्मत के साथ, बड़ी ही बहादुरी के साथ
उन सभी नागरिकों को, उन सभी टूरिस्ट को वहां से निकाल रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि केरल का कोट्टायम जिला जो कि सर्वाधिक तौर पर प्रभावित रहा, वहां पर आधे से ज्यादा मौतें जो केरल में कुल मिलाकर केरल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, उसमें से आधी से ज्यादा मौतें दरअसल इस कोट्टायम जिले में हुई है। इसके अलावा इडुक्की है और भी कई जिले हैं, कुछ 11 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी अलर्ट जारी है। आने वाले समय में वहां पर बारिश हो सकती है। केरल से ऊपर अगर मैं बात करूं, कुछ जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर भी बारिश हुई थी, लेकिन अगर मैं तुलना करना चाहूं तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ वो केरल हुआ, दक्षिण भारत की बात अगर हम करें। फिर इसके बाद मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि उत्तर भारत में आता है, हिमालयी राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय राज्य है, और वहां पर भारी तबाही हुई है, केरल से भी ज्यादा। दरअसल इस पूरी बारिश के कारण, इस तमाम चीजों के जो 3 प्रमुख कारण जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो एक कारण आता है वो ये होता है कि दरअसल किस प्रकार से जो अरेबियन सी है यानी अरब सागर है और बंगाल की जो खाड़ी है उसमें कम दबाव वाले क्षेत्र ज्यादा मात्रा में बन चुके हैं, ये भी एक कारण रहा। मेडिटेरियन सी में भी जो कुछ रीजन्स बने हैं वो भी एक कारण रहा कि भारत में इस प्रकार से ये जो रेन्स हुई है ये हो रही हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ और भी आपको दिखने को मिले आने वाले दिनों में। इसके अलावा एक प्रमुख कारण ये भी है कि दरअसल जो मानसून है उसकी वापसी अभी नहीं हुई है, देरी से हो रही है, और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मानसून अपने तय समय से, यानी एक प्रकार से भारत में सामान्य तौर पर, भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो मानसून होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि मानसून की वापसी होती है यानी रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, वो दरअसल सितंबर के माह में चला जाता है, वहां तक वो चला जाता है। लेकिन इस समय आप जानते हैं कि अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, और इस अक्टूबर के महीने में बारिशों का होना वाकई में एक असाधारण बात है। तो ये दूसरा कारण है कि उसकी वापसी अभी नहीं हो पाई है, जिसको आप कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। इसके अलावा जो तीसरा सबसे प्रमुख कारण है, वो सबसे बड़ा कारण मैं इसको मानता हूं, और वो है क्लाइमेट चेंज का, यानी हिंदी में जलवायु परिवर्तन का मामला, जिससे जुड़ी हुई है ग्लोबल वार्मिंग भी। आप सामान्य तौर पर ये चीजें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गर्मी ज्यादा होती है, ठंड कम पड़ती है, लेकिन जिस दिन ठंड होती है वो चिलचिलाती हुई ठंड होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बेमौसम बारिशें हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं अक्टूबर में कहां बारिश होती है, लेकिन इस समय भारत में हो रही है। एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा जो कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल, काफी कठिन शब्द है, डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। वो आंकड़ा दरअसल ये है कि उत्तराखंड में पूरे राज्य में इस अक्टूबर के महीने में 400% से ज्यादा की बारिश, करीब करीब आप ये मानकर चलिए कि दर्ज की गई है, 400% ज्यादा, सोचिए आप। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो वहां पर भी 133% के करीब की जो ज्यादा, बल्कि आप कहिए कि वहां पर बारिश दर्ज की गई है। यानी आप देखिए कि सामान्य तौर पर ये कितनी ज्यादा, कितनी अधिक मात्रा में वहां पर बारिशें दर्ज की गई हैं। अगर मैंने केरल के आपको बताया कोट्टायम जिले के बारे में, तो आपको मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले की बात बताना चाहूंगा। वहां पर नैनी झील है, बहुत ही फेमस, बहुत ही आप जानते हैं कि कितना ही सुंदर हिल स्टेशन है नैनीताल, और वहां की जो पहचान है, सबसे बड़ी जो विशेषता है जिसके नाम से वो जाना जाता है नैनी झील, उसका पानी वहां पर मॉल रोड में तैर रहा था, लोगों के घरों में जा रहा था, फ्लैश फ्लड आ चुका था। नैनीताल की जो नैनी झील है उसके कारण जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हो या फिर जमीनी जो इलाके हैं जिसमें हल्द्वानी, काठगोदाम आता है, वहां तक पर भी रेल ट्रैक्स पर, रोड्स पर, हाईवेज पर हर जगह पानी आ गया। पुल भी दरक गए, पुल बह गए, सड़कें बह गई, रेल की जो पटरियां उन तक पर पानी आ गया, वो सब कुछ डैमेज हो गया, जिसको रिपेयर करने में कुछ दिन लग सकते हैं। संपर्क तक टूट गया नैनीताल का उत्तराखंड के अन्य जिलों से, यूं कहिए कि पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। प्लस अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर 2 मंडल हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि उत्तराखंड 2 मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें पहला मंडल आप कह सकते हैं कि एक मंडल गढ़वाल का है, एक मंडल कुमाऊं का है। तो कुमाऊं को जो ये मंडल है, कुमाऊं को जो क्षेत्र है, रीजन है, दरअसल यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें जिले जो प्रभावित है उसमें नैनीताल जिला, अल्मोड़ा जिला, पिथौरागढ़ जिला, चंपावत, बागेश्वर जिला, इसके अलावा उधम सिंह नगर जिला, बहुत ज्यादा ये प्रभावित रहे हैं। गढ़वाल में भी प्रभावित हुए हैं वो, वहां के जो इलाके हैं, वहां के जो जिले हैं, 4 धाम तक प्रभावित हुए हैं, जिनको आंशिक तौर पर, अस्थायी तौर पर वहां पर उस यात्रा पर रोक लगा दी थी चारों धामों की। लेकिन अब ये राहत की खबर है कि वहां पर जो चीजें हैं वो सामान्य हो गई हैं और 4 धाम की यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुमाऊं के जो इलाके हैं, कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं, जिन जिलों के मैंने नाम लिए, वहां पर अभी भी
हालात नाजुक बने हुए हैं। लोग जो शिविर बनाए गए हैं सरकारी, वहां पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों पे वापस लौट चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मौसम खुल चुका है। लेकिन मौसम खुलने के साथ साथ जैसे ही पानी छटना शुरू हुआ, पानी हटना शुरू हुआ, तो उसके बाद वो निशान सबने देखे जो कि आसमानी आफत बनकर जो जमीन पर त्राहिमाम मचा है, उसके जीते जागते निशान सब लोगों ने देखे कि किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। खेत खलिहान, फसलें इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई हैं। वाकई में सबसे ज्यादा भयावह त्रासदी ये हुई है। आपने इसी वर्ष की शुरुआत में चमोली में वो त्रासदी देखी थी, और फिर इसके बाद कौन वो भूल सकता है कि किस प्रकार से 2013 में केदारनाथ में जिस प्रकार से वो एक त्रासदी आई थी, एक आपदा आई थी, उसके घाव एक बार फिर से हरे हो गए, उसके जख्म एक बार फिर से हरे हो गए, क्योंकि सभी ने देखा कि किस प्रकार से बारिश के कारण पूरा उत्तराखंड कराह उठा था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं, जिसमें यहां पर मुख्यमंत्री की सराहना करना बनता है। अब कोई इसे चुनाव का स्टंट कहे या कोई इसे कहे कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सीएम का ग्राउंड जीरो पर आना और जो एक प्रकार से जो प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा करना वाकई में दर्शाता है कि सीएम जिसके हाथों में कमान होती है एक राज्य की, वो किस प्रकार से अपने देश के जो अंतिम पंक्ति में तैनात या जो वहां पर मौजूद जो नागरिक होता है, जो प्रभावित है, वो उनके लिए भी तत्पर है। जैसा कि आपने खबरों में भी देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल जो पुष्कर सिंह धामी है, सीएम है उत्तराखंड के, वो ट्रैक्टर पर सवार होकर एक गांव में पहुंचते हैं जो कि सीमांत का इलाका है। वहां पर वो जाकर उस गांव में ट्रैक्टर पर बैठकर वहां पर उस जो पूरा बाढ़ प्रभावित इलाका है, गांव है, उसका दौरा करते हैं। इसके अलावा वो उन घरों में भी जाते हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है। प्लस इसके अलावा वो अलग अलग जो जिले हैं, उन्होंने ये टारगेट रखा है कि वो जितने भी प्रभावित जिले हैं समूचे उत्तराखंड में, वहां पर वो दौरा करेंगे। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण भी किया, बैठकें भी उन्होंने की कई सारी, और निर्देश भी दिए कि किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाए। प्लस जो भी फंड्स की आवश्यकता है, हर संभव मदद भी केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को दिए जाने की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उत्तराखंड के जितने भी जो भी आपदा प्रभावित हैं वहां के उनके लिए प्रार्थना की और शोक भी जताया इसी के साथ साथ। और यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये बेहद कठिन समय है इस पर्वतीय राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए। इसलिए जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो सक्षम है और जो समाज में बड़े बड़े जो सक्षम लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो कृपया करके, और जो कुछ सामाजिक संगठन है वो भी, या गैर जो सरकारी संगठन है वो भी आकर एक प्रकार से लोगों की सहायता करें, क्योंकि ये समय सरकार और लोगों को साथ में काम करने का है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी समन्वय स्थापित करें, संतुलन बना रहे और सहयोग करें, ताकि जो भी लोग इस समय जिनके घर बार डूब गए, जिनकी दुकानें डूब गई, क्षतिग्रस्त हो गई, और एक प्रकार से फसलें भी बर्बाद हुई हैं, और निजी तौर पर भी उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सके, इसलिए लोग भी अगर आगे आए तो बेहतरीन होगा। सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से, यानी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि मृतकों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने पशु जिनके मृत हो गए, जिनकी मौत हो गई, उन्हें भी 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक चीज और है कि जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 15 के करीब कुमाऊं मंडल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पुल बह गए हैं, 6 हाईवेज भी बंद है, 92 संपर्क मार्ग तक बंद है। तो अभी इस तमाम चीजों को पूरा करने में, इनको मलबे को हटाने में, दुरुस्त करने के लिए सड़कों को दोबारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि दरअसल उत्तराखंड में 23 और 24, और इसमें हिमाचल के भी कुछ जिले आप शामिल कर लीजिए, वहां पर दरअसल बारिश हो सकती है, लेकिन छिटपुट बारिश हो सकती है। अभी भारी मूसलाधार बारिश की बात नहीं कही गई है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से वापसी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ना सिर्फ बात यहां पर उत्तराखंड और केरल की करना चाहूंगा, बल्कि आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अलावा, क्योंकि ये कुछ खबरें भी आ रही है कि दरअसल उत्तराखंड से कुछ डैम्स, ये अफवाह भी है और इसमें कुछ ऐसी खबरें हो भी सकती हैं, मैं इसमें पुष्टि नहीं करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बाढ़ का पानी छोड़ा गया है उसके कारण उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आई है। विशेष रूप से जो पूर्वांचल का इलाका है वहां पर बाढ़ आई है। इसके अलावा पश्चिम के जो मंडल है कई उत्तर प्रदेश के, वो भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद, मेरठ, ये तमाम मंडल शामिल हैं।
प्लस बिहार भी इस पे प्रभावित हुआ है, क्योंकि वहां पर अगर मैं सिर्फ भारत में ही इसने प्रभाव नहीं डाला है बारिश ने, बल्कि नेपाल से भी बड़ी और बुरी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि नेपाल में भी इस बारिश ने एक प्रकार से उतनी ही तबाही मचाई है। नेपाल में भी 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी गायब हैं, गुमशुदा हैं, अभी मिले नहीं है, लापता हैं। इसलिए ये स्थिति भारत और नेपाल दोनों के लिए गंभीर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सूर्यदेव इस समय दर्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार से सूर्यदेव रहें, ताकि जो पानी वगैरह जो जम गया है या जो कहीं पर भी ठहरा हुआ है वो एटलीस्ट सूख जाए। पानी चूंकि ठहर चुका है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और स्थिति इतनी नाजुक थी। मैं अपने शहर जहां पर मैं रहता हूं रुद्रपुर की, अगर मैं उसकी सिर्फ बात कर दूं तो रुद्रपुर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था और ऐसी कोई जगह नहीं थी मंगलवार सोमवार तक जहां पर बारिश का पानी ना भरा हो। लेकिन हालांकि कुछ दिनों में, पिछले 2 दिनों में अब पानी कम हुआ है और इसके लिए जो प्रशासन है वो भी एक प्रकार से सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल और उसके पात्र है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस समय शहरों में तो दुरुस्त की जा रही है जो सेवाएं हैं, जिसमें टेलीकॉम की सेवाएं हैं या फिर बिजली की आपूर्ति की सेवाएं हैं, वो तमाम चीजें तो, या पेयजल की जो सेवाएं हैं, वो तमाम चीजों को दुरुस्त तो किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष तौर पर जो पर्वतीय राज्य के, इस पर्वतीय उत्तराखंड के जो जिले हैं, वहां पर अभी भी काम दुरुस्त नहीं हुआ है, वहां पर अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है। इसलिए शासन प्रशासन को उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर जो कि दुर्गम इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, वहां पर भी राहत और मदद पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। फूड पैकेट्स को लेकर भी ये जरूरी है कि बहुत भारी मात्रा में इसको पहुंचाया जाए। हालांकि बहुत ज्यादा फसलों को भी नुकसान हुआ है, तो इसलिए उन लोगों को भी, सभी जो भी ये समीक्षा की जाएगी, क्योंकि अब निरीक्षण भी शुरू हो चुका है, और फिर जो भी नुकसान हुआ उसके अनुसार भरपाई दी जाए। यही मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे प्रशासन से। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा जो कि बेहद अहम है और हम सबको ये बात सोचने की आवश्यकता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे विषय हैं जिनको लोग बोरिंग मानते हैं, या फिर लोग इनको सिर्फ डिबेट या फिर किसी लेक्चर का या फिर किसी सेमिनार तक ही सीमित रख देते हैं। ये किसी सेमिनार का विषय नहीं है, ये हम सब से जुड़ा हुआ विषय है, और हम सबको और हमारी सरकारों को विश्व स्तर पर, क्योंकि विश्व इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रहा है, क्लाइमेट चेंज के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में सभी को वो कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसमें सरकारों को और आम जनता को, यानी मुझे और आपको, हम सबको योगदान करने की आवश्यकता है। अपनी जो अननेसेसरी डिमांड्स हैं या अननेसेसरी जो चीजें हम लोग करते हैं, चाहे सरकारी स्तर पर हो या फिर निजी स्तर पर हो, उसे कट डाउन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पृथ्वी हम सब के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। COP26 नाम का एक सम्मेलन जो कि स्कॉटलैंड में शुरू होने वाला है, नवंबर के 2 हफ्तों में ये होगा, जहां पर विश्व के जो तमाम देश हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर सरकारों के मौजूद रहेंगे, और फिर उनको अपने अपने प्लान्स भी वो बताएंगे, उनको भी कुछ बताया जाएगा। लेकिन एक बात फिर से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग, संधियां होती रही हैं, लेकिन कोई भी सजगता के साथ इस पर काम नहीं करता है। भारत भी, हालांकि सबने मिशन बना रखे हैं, चाइना ने बना रखा है, भारत ने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन अभी भी अमेरिका ने भी कर रखा है, लेकिन अभी भी कोई भी इसमें सार्थक तरीके से काम नहीं हो रहा है, और शायद इतनी संजीदगी के साथ इस मैटर को एड्रेस भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए COP26 में जो कुछ भी हो, उम्मीद यही करते हैं कि वो सम्मेलन, जो कि एक बड़ा सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रहा है, कम से कम उसमें कोई नई संधियां बने, उसमें निर्णय ली जाए, और कम से कम इन तमाम देशों को बाध्य किया जाए कि आप लोग कार्बन के एमिशन को कट डाउन करें, ताकि पोल्यूशन में कमी आए और टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है उसमें भी कमी आए। अर्थ का टेम्परेचर दोस्तों, एक समय ऐसा होता था कि सदियों में बल्कि 1 डिग्री बढ़ जाता था, फिर इसके बाद वो दशक हो गए, और अब कुछ वर्षों में ही जो धरती का जो तापमान है वो औसत तापमान बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी सारी आपदाएं आती हैं, हिमस्खलन, भूस्खलन, तमाम चीजें होती हैं। उत्तराखंड में बर्फ में भी दबने के कारण कई लोगों की मौत हुई है, कई लोगों की मौत मलबे में दबे होने के कारण भी हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है, चूंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, वहां पर, और अगर मैं बात करूं तो इसका कारण यही होता है। कारण एक ये भी है, अगर इसके साथ जोड़ा जाए, कि ये सिर्फ प्राकृतिक कारण ही नहीं होते, बल्कि मानव निर्मित कारण भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। आप पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं है। इसके अलावा आप जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं वो अतिक्रमण करके आप करते हैं। जो डैम्स वहां पर निर्माण हो रहा है, जो बिजली की आपूर्ति के लिए जो कुछ भी वहां पर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर जो सिंचाई को लेकर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम चीजें जो कुछ भी है वो पहाड़ को नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा पहाड़ दरकते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। घर ऐसे बहे जैसे ताश के पत्ते हो।
उस प्रकार से वो ढह गए हैं और इसीलिए कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अंत में यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके जलवायु परिवर्तन को सोचें और प्लीज अपने जरूरी स्टेप्स को जो भी आप कुछ कर सकते हैं वो आप करिए। और सरकारों से यही निवेदन है कि प्लीज आप पॉलिसीज लाइए ताकि ये चीजें एक प्रकार से लिमिट में की जा सके, वरना आने वाले समय में ये प्राकृतिक आपदाएं आना सामान्य हो जाएगा। आप देख ही रहे कि इस साल ही कितनी सारी आई हैं, चक्रवात हो, भूकंप हो, हिमस्खलन हो, भूस्खलन हो, या भारी बारिश हो, या फिर बाढ़ हो। इसलिए ये चीजें सामान्य ना बन जाए, इसलिए अभी यही समय है कि हम सबको कदम उठाना है। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है इस दुखद आपदा के कारण, उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर एक प्रकार से उन्हें हिम्मत दें और जो भी आत्माएं हैं उन्हें शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।